ये केमिस्ट्री में हम लोग आगे देखते हैं। आगे का मतलब हुआ उससे पीछे हम जो पढ़े थे क्या, सोडियम कार्बोनेट की निर्माण विधि हम लोग पढ़े थे। उसका दो उपयोग बच गया था, वो भी देख लेते हैं। कहता है जब सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड का विलय होता है, सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड का विलय होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में CO2 का विलय होता है, यानी CO2 विलयन का विलय होता है तो इसका निर्माण होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। इसी तरह देखिए, कहता है जब सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है, सोडियम बाइकार्बोनेट की भी कराई जाती थी तो क्या होता था, तो वही है। कहता है जब सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। समझ गए। देखिए कहता है जब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो यह रिएक्शन किसको उदासीन कर देता है, इसको क्या कर देता है, उदासीन। NaCl नमक है, NaCl का नाम है ना सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, ये लवण है। ये क्या है, लवण है। ठीक है, लवण मतलब उदासीन कर देता है। लवण अभी नहीं पढ़ाए हैं, अभी इसी में देखिए हो सकता है तो आज ही का क्लास में हम क्या करेंगे, लवण भी पढ़ लेंगे। ठीक है, कहता है Na2CO3। अब देखिए ये फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको हम लोग धोने वाला सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट कहते थे। इसको धोने वाला सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट कहते थे। कहता है इसको यदि हवा में छोड़ दिया जाए, इसको किस में छोड़ दिया जाए, हवा में छोड़ दिया जाए। Na2CO3 को या खलिया Na2CO3 को किसमें छोड़ दिया जाए, हवा में छोड़, पूरा Na2CO3 नहीं होता है यही। कहता है इसको अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो, यदि हवा में छोड़ दिया जाए तो क्या करता है यह, इससे यह जल का त्याग करना शुरू करता है। इससे किसका त्याग करना शुरू करता है, अभी इसमें 10 जल के कितने अणु, 10। कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट के, इसको अगर Na2CO3 इंटू 10H2O अगर इसको हवा में छोड़ दिया जाए तो यह किसका त्याग करना शुरू करता है, जल का त्याग करना शुरू करता है। और त्याग करते करते इसमें बचता कितना है, Na2CO3 इंटू H2O। क्या बचता है, Na2CO3 इंटू H2O। ये Na2CO3 इंटू H2O जो है इसका नाम क्या है, सोडियम मोनोहाइड्रेट। क्या नाम है, सोडियम मोनोहाइड्रेट, यही नाम है सोडियम मोनोहाइड्रेट। Na2CO3 इंटू H2O। तो देखिए मोनो मतलब होता है अकेला, एक अगर रहेगा तो मोनो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये Na2CO3 इंटू 10H2O को यदि हवा में छोड़ दिया जाए तो किसका, मान लीजिए हवा में छोड़ेगा तो जल क्या होता है, विस्थापित होने लगता है, हटने लगता है। तो एक जल के एक अणु बचते हैं, एक अणु कारण इसका नाम होता है मोनोहाइड्रेट। कहता है ये जो हवा में छोड़कर जल का त्याग करना यह क्या कहलाता है, उत्फुलन कहलाता है। या क्या कहलाता है, उत्फुलन कहलाता है। या क्या कहलाता है, उत्फुल्लन कहलाता है। समझ गए। कहता है Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, जब सोडियम कार्बोनेट को जब हवा में छोड़ देते हैं, ठीक है, खुला हवा में छोड़ दिया जाए तो यह जल का क्या करने लगता है, त्याग करने लगता है। धीरे धीरे जल इससे क्या होता है, निकलने लगता है। तब अगर धीरे धीरे जल निकलने लगता है तो इसमें बच क्या जाता है, तो एक अणु जल के बच जाते हैं। अगर एक अणु जल के बच जाते हैं तो उसका नाम हो जाता है सोडियम मोनोहाइड्रेट। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्फुल्लन कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, उत्फुल्लन कहते हैं। तो लिखिएगा, उत्फुल्लन का परिभाषा लिखिएगा। कहता है
देखिए क्या लिखेंगे, कहता है जब सोडियम कार्बोनेट को जब हवा में खुला छोड़ दिया जाए, जब सोडियम कार्बोनेट को हवा में खुला छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो यह जल का त्याग करना शुरू करता है। यह किसका त्याग करना शुरू करता है? जल का त्याग करना शुरू करता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप सोडियम मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनता है। किसका चूर्ण बनता है? सोडियम मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्फुलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्फुलन कहते हैं, ठीक है। चलिए आप देखते हैं हम लोग इसका उपयोग किसमें करते हैं, तो हम बताए थे कपड़ा धोने में। किसमें करते हैं? कपड़ा धोने में करते हैं। देखिए कपड़ा धोने में करते हैं, अभिकर्मक के रूप में भी करते हैं। पहला किसमें करते हैं? कपड़ा धोने में करते हैं। चलिए किसमें करते हैं? कपड़ा धोने में। किसमें करते हैं? कपड़ा धोने में, अभिकर्मक के रूप में, जल का अस्थायी खारापन दूर करने में। जल का अस्थायी खारापन दूर करने में, ठीक है। अब जल का अस्थायी खारापन का मतलब, अब जो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, सुनते हुएगा आप लोग, जो समुद्र का जल हम लोग नहीं पी सकते हैं। समुद्र का जल को हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। या समुद्र के जल से ही नमक की प्राप्ति होती है। समुद्र के जल से ही किसकी प्राप्ति होती है? नमक की प्राप्ति होती है। नमक की प्राप्ति होती है तो नमक जैसा लगता भी होगा ना, इसीलिए खारापन लगता है। क्या लगता है? खारापन लगता है। उसी को शुद्ध करने में जल का अस्थायी खारापन, ठीक है, अस्थायी नहीं अस्थायी, अस्थायी कैसे? अस्थायी होगा, ठीक, अस्थायी खारापन दूर करने में, ठीक है, जो उसका मेन रहेगा खारापन, उसको क्या करने में? दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये चीज हम पढ़े, ठीक। इसके बाद अभी भी दो पॉइंट है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसी में, जो विरंजक चूर्ण के बारे में, ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। इससे फॉर्मूला भी पूछा जाता है। इससे क्या करता है? फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं विरंजक चूर्ण को। चलिए देखते हैं उससे आगे हम लोग देखे थे जो सोडियम कार्बोनेट देखे, उसके बाद देखते हैं विरंजक चूर्ण। क्या देखें? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण कहता है, देखिए विरंजक चूर्ण, इसका सबसे पहली बात है फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। फॉर्मूला इसका दो तरीके से होता है, एक CaOCl और ऐसे, देखिए CaOCl, ठीक है, और ऐसे Cl, ये भी किसका फॉर्मूला है? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? विरंजक चूर्ण का। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2, ये दोनों ही विरंजक चूर्ण का ही फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? विरंजक चूर्ण का ही फॉर्मूला है। CaOCl और Cl, ठीक, या CaOCl2, दोनों किसका फॉर्मूला है? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। अब देखिए कहता है शुष्क बुझे हुए चूने। शुष्क बुझे हुए चूने, आपको हम बोले थे एक भखरा चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और एक शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना। क्या नाम है? शुष्क बुझा हुआ चूना। कहता है यदि शुष्क बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, जब गर्म किया जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो ये कहता है जब शुष्क बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? क्लोरीन। कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, CaOCl2 का निर्माण होता है। अब देखिए एक बात है, अब देखिएगा कोई पदार्थ में ना गंध आता है, कोई पदार्थ में गंध, जिसको स्मेल कहते हैं, गंध आता है, ठीक है। जो गंध आता है उसका दो कारण है, एक सल्फर और एक क्लोरीन। एक सल्फर और एक क्लोरीन।
सल्फर के कारण या क्लोरीन के कारण क्या आता है पदार्थ में, गंध आता है। ठीक है, और इसी दोनों कारण हमको पता चलता है किसी वस्तु के गंध के बारे में हम लोग को पता चलता है, किसके बारे में, कैल्शियम और सल्फर और क्लोरीन के गंध पदार्थ के रहने के कारण हम लोग को किसका पता चलता है, गंध के बारे में पता चलता है। अब देखिए दोनों में गंध स्मेल भी दो तरीके का होता है, स्मेल भी दो तरीके का होता है। किसी को कचरा का स्मेल भी अच्छा लगता है ना, तो उसका भी अलग स्मेल है, वो भी समझिए अच्छा ही है। ठीक, किसी को मान लीजिए परफ्यूम है, उसका स्मेल अच्छा लगता है तो वह भी अच्छा ही है। ठीक, तो एक गंध जिसको आप तुरंत पकड़ लेते हैं, ठीक है, उसमें सल्फर रहता है, उसमें क्या रहता है, सल्फर। अब क्लोरीन देखिए, जैसे एलपीजी सिलेंडर इसका गंध ना, इसका स्मेल जो है आपको तुरंत पता चल जाता होगा, इसमें क्या रहता है, सल्फर रहता है। क्या रहता है, सल्फर। ये सल्फर यानी सल्फोनेट के कारण ही, सल्फर में उसमें सल्फर के बने यौगिक होते हैं कोई, तो सल्फोनेट के कारण ही इसका तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये था विरंजक चूर्ण में देखिए क्या, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है, क्लोरीन प्रवाहित की जाती है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब देखिए जब विरंजक चूर्ण में जल प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, जल प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, कहता है जब जल प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण के साथ जब जल को प्रवाहित करते हैं तो किसका निर्माण होता है, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अब जल प्रवाहित करते हैं तो देखिए, अब जल प्रवाहित करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, देखिए CaOCl इंटू Cl, इससे अगर जल प्रवाहित किए, क्या प्रवाहित किए, जल प्रवाहित किए, तो देखिए ये तो बनेगा ही, प्लस कैल्शियम क्लोराइड, इससे क्या प्रवाहित किए, H2O प्रवाहित किए। ठीक है, देखिए अब 2 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ 2 से गुना होगा। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड बना। तो अब देखिए CaO और Cl2, इसको CaOCl भी लिख सकते हैं, CaOCl2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है, अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड इसमें होगा जब जल प्रवाहित करने पर, विरंजक चूर्ण से जल को प्रभावित करने पर किसका निर्माण होता है, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, कैल्शियम विरंजक चूर्ण से, लिखिएगा, विरंजक चूर्ण से जल को प्रवाहित करने पर प्रवाहित होता है, जल को प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, लिख लिए, विरंजक चूर्ण से जब जल को प्रवाहित किया जाता है, किसको प्रवाहित किया जाता है, जल को प्रवाहित किया जाता है, तो कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। चलिए अब इसी में देखते हैं, जब इसका प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड या अम्ल से कराते हैं। चलिए देखते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग में, कहता है विरंजक चूर्ण का उपयोग जो होता है कीटाणुनाशक के रूप में होता है। किसमें होता है, कीटाणुनाशक के रूप में होता है, कागज एवं कपड़ों के विरंजक में होता है, कागज एवं कपड़ों को विरंजित करने में होता है, यानी साफ करने में होता है। क्लोरीन क्लोरोफॉर्म आदि में, क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म का नाम आप लोग बायोलॉजी में सुने होइएगा। ठीक है, क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म आदि में किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का ये उपयोग है, किया जाता है इसमें। तो ये कहता है जब विरंजक चूर्ण की प्रतिक्रिया अम्ल से कराई जाती है, किससे कराई जाती है, अम्ल से कराई जाती है, तो कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण तो इससे पहले भी होता था। इसका मुख्य है जब अम्ल से कराई जाती है तो ये क्लोरीन गैस देता है। ये क्या देता है, क्लोरीन गैस देता है। ये सत्य है, जो यही क्लोरीन देगा। अब देखिए, अब बोलिएगा यहाँ कैल्शियम क्लोराइड हुआ, ये बदल भी सकता है क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उपयोग किए। ठीक है, यहाँ कैल्शियम सल्फेट हो जाता जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका प्रयोग करते। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करते, जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते तो ये कैल्शियम क्लोराइड ना होकर कैल्शियम सल्फेट हो जाता। समझ गए।
तो इसीलिए हम बताए आपको, जब विरंजक चूर्ण की प्रतिक्रिया किसके साथ कराते हैं, अम्ल के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है, अम्ल के साथ कराई जाती है, तो यह क्लोरीन गैस प्रदान करता है। कौन सी गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। और ये क्लोरीन गैस देता है, तो क्लोरीन गैस आपको विरंजक चूर्ण में मेन चीज जो है क्लोरीन ही है। विरंजक चूर्ण में मेन चीज क्या है, क्लोरीन ही है। क्लोरीन के कारण ही विरंजक चूर्ण कीटाणु का नाश कर सकता है, ठीक, कागज एवं कपड़ों को विरंजित कर सकता है, क्लोरोफॉर्म या क्लोरीन आदि में इसका उपयोग। अब क्लोरीन में एक चीज और देखिएगा, क्लोरीन में अश्रु गैस, ठीक है, तो भील को एकत्रित करने के लिए पुलिस इसका उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, आंसू गैस का। भील पे अगर आंसू गैस लाता है तो सब क्या कहते हैं ना, आंख में आपको आंख में आंसू जैसा आ जाएगा, ठीक है, और भील अनियंत्रित मतलब अलग अलग फैल जाता है, एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाता है, समझिए। तो ये था विरंजक चूर्ण का, ठीक। इसलिए में आगे देखते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। किसके में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी फॉर्मूला पूछा जाता है। इसका दो तरीके से होता है, देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको कैल्शियम हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। इसका नाम ये भी है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसी का नाम है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसके बाद कहता है जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब प्लास्टर ऑफ, नाम देखिए क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप किसी को देखिएगा प्लास्टर किया हुआ, हाथ टूटता है तो हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर करता है ना हाथ पे, ठीक है, इसीलिए उसका क्या नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझ गए। वहीं प्लास्टर जो पैर टूटता है तो हड्डी को जोड़ने का काम करता है। इसमें हड्डी में मुख्तया कैल्शियम पाया जाता है। देखते हैं कोई बच्चा को देखते हुएगा, जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसको बताता है जो कैल्शियम का कमी है, इसका बोलेगा हड्डी कमजोर। बहुत बच्चा है ना, पूरा एकदम गुलगुल गुलगुल करते रहता है, ठीक है, उसमें हड्डी, अब बहुत हड्डी लगता है, थोड़ा मोटा ताजा रहता है तो गुलगुल करता है, ठीक है। बहुत आदमी ना पतला, जैसे हमरे से पतला दुबला रहता है तब भी हड्डी काम नहीं करता है, ठीक है, अगर काम नहीं करता है। इसीलिए क्या है जो ये चीज जो है तो पता नहीं चलता है इसमें, ठीक। जो हड्डी को मजबूत करने के लिए क्या देते हैं हम लोग, कैल्शियम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, पहले जिप्सम का फॉर्मूला जानते हैं। जिप्सम को CaSO4 इंटू 2H2O, इसको कहते हैं जिप्सम। इसको क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। अब देखिए जिप्सम का भी फॉर्मूला पूछता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम को अगर समान रूप से जिप्सम अभिक्रिया कर लेती है हवा के साथ, यानी सूर्य या सनलाइट के साथ, सूर्य के प्रकाश के साथ, जब सूर्य के प्रकाश के साथ यह अभिक्रिया कर लेती है तो कैल्शियम सल्फेट का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण होता है, कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होता है। इसीलिए ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो बहुत विद्यार्थी, ये क्वेश्चन होगा आपका, सर अगर वो इसने कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सूरज जो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है नहीं ना, अगर पटना में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है तो रूम से बाहर निकलने वाला नहीं रहता है, रूम में रहने वाला भी नहीं रहता है, ठीक है। कैल्शियम जिप्सम को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश के यानी समान टेम्परेचर पर जब ये अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कैल्शियम सल्फेट का। लेकिन जब जिप्सम की प्रतिक्रिया, जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला जाता है, जिप्सम को कितना डिग्री सेंटीग्रेड उबाला जाता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला जाता है, तो किसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक और फॉर्मूला नाम बताए आपको हम, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। क्या नाम बताए, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, नाम याद रहेगा, क्या नाम है, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, समझ गए। ये हाफ H2O CaSO4 इंटू हाफ H2O भी होता है, ये भी होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्या लिखे, जिप्सम को जब
120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, जिप्सम को जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब देखिए, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल के साथ हम मिलाते हैं, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब किसके साथ मिलाते हैं, जल के साथ मिलाते हैं, तो फिर से क्या बन जाएगा, फिर से जिप्सम बन जाएगा, लेकिन ठोस अवस्था में। लेकिन किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। कहता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, यानी जल से इसका अभिक्रिया कराते हैं, तो फिर से वही बन जाएगा, यानी जिप्सम बन जाएगा, लेकिन किस अवस्था में बन जाएगा, ठोस अवस्था में बन जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। आज प्लास्टर ऑफ पेरिस को खत्म करते हैं, कल लवण और पीएच पढ़ के इससे खत्म कर देंगे। कहता है जैसे देखिए, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही फॉर्मूला है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अभिक्रिया जब किससे कराते हैं, जल, यानी बोले थे जल मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा, जिप्सम का निर्माण होगा, लेकिन किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होगा। अब देखिए, इसका उपयोग मूर्ति बनाने में भी किया जाता है, ठीक है, मूर्ति बनाने में भी किया जाता है। टूटी हड्डी को जोड़ने में, हड्डी जब टूट जाता है, हम बोले थे ना, चिकित्सक यानी डॉक्टर टूटी हड्डी को जोड़ने में इसका उपयोग करता है, या हड्डी पर प्लास्टर करने में किया जाता है। हड्डी पर किसमें किया जाता है, प्लास्टर करने, जो हम लोग सीढ़ी से क्या करते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है, तब हड्डी टूटता है ना, हड्डी टूटता है तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको क्या करता है, जोड़ता है। एक व्हाइट कलर का यहाँ देखिएगा पट्टी लगाता है, यहाँ पे लगा के उसको गर्दन में बांध देता है, ठीक है। अब बोलिएगा गर्दन में काहे बांध देता है, तो गर्दन में इसीलिए बांधता है कि हाथ आप सीधा नहीं कीजिए, नहीं तो बच्चा होता क्या है, आप देखिएगा, एक इससे पहले पिछले क्लास में 10th बच्चा था, ठीक है, तो बीच में ना सड़क बन रहा था, 6 लाइन, जैसे कोचिंग के बाद एक लाइन है ना, 6 लाइन, ठीक है, उसके बाद बोरिंग रोड जाते हैं, तो 6 लाइन बन रहा था, ठीक, तो पानी हो रहा था, तो हम बोलते थे, हमको उस साइड जाना होता था पढ़ाने के लिए कहीं, तो हम पूछते थे क्लास में, ये आज उस साइड से जाने वाला है, तो बोलता था सर जिसको दिमाग होगा ना वो टप जाएगा, ठीक है। मतलब विद्यार्थी जानता है, हम लोग तो सर जा सकते हैं, हमसे आपको कम दिमाग है, आप नहीं जा पाइएगा, ठीक है। तो यही है, डॉक्टर को तो दिमाग होता ना है, तो समझ जाता है जो नहीं आप बच्चा सीधा करवे करेगा, इसलिए उसको क्या करता है, वो बांध देता है, समझ गए। चलिए, टूटी हड्डी का प्रयोग करने में, चलिए आज का क्लास यहीं तक रहा, ठीक, आज यहाँ तक पढ़े, कल पढ़ेंगे लवण और पीएच वैल्यू, ठीक है। चलिए, बाय बाय।